में परिवर्तित हो जाएगा और सबका विनाश तय है। स यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस। सबका लूटा है, सबका ने लूटा है। और इसलिए भाइयों बहनों, उनका विनाश तय है। यहां पर एक मंत्री की भैंस खो गई। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेटा खो जाए खबर नहीं बनती है, लेकिन एक मंत्री की भैंस खो गई, खबर बन गई। और मैं तो सोच रहा था मंत्री जी का बयान जरूर आएगा, वो जरूर कहेंगे, उनकी भैंस खो जाने पर कहेंगे सेक्युलरिज्म पर खतरा है। वो जरूर कहेंगे उनकी भैंस चली गई, वो जरूर बोलेंगे कि सेक्युलरिज्म पर खतरा है। और उत्तर प्रदेश के हर गली में जाकर के लोगों को समझाइए। आप उनको कहते हैं बच्चे को रोजगार चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, अरे रोजगार बात में पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। आप कहते हैं खेत में पानी चाहिए, तो कह रहे पानी की बात छोड़ो, पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। आप कहते हैं महंगाई कम करो, अरे बोले महंगाई छोड़ो, आज सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहें गरीबी से जूझना पड़ रहा है, वो कहता है गरीबी की बात छोड़ो, पहले सेक्युलरिज्म की चर्चा करो। बच्चों को स्कूल में एडमिशन चाहिए, वो कहता है सेक्युलरिज्म की बात करो। भाइयों बहनों, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपनी विफलताएं छुपाने के लिए ये सेक्युलरिज्म का नकाब पहन करके, सेक्युलरिज्म के नाम के बातें करके हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों, ये सेक्युलरिज्म का डिंडोरा पीटने वाले लोग, यहां सपा का राज रहा, यहां बसपा का राज रहा, यहां कांग्रेस का राज रहा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं नेताजी। मुसलमान के लिए हज यात्रा उसकी आस्था का विषय होता है। हर मुसलमान की चाह रहती है कि हज यात्रा करने का अवसर मिले। भाइयों बहनों, गुजरात में हर वर्ष 4,800 लोगों का कोटा दिया है भारत सरकार ने। सिर्फ 4,800 मेरे मुसलमान भाई बहन हज यात्रा के लिए जा पाते हैं। लेकिन जब अर्जी मंगवाते हैं, एप्लीकेशन मंगवाते हैं, गुजरात में एप्लीकेशन आती है 38,000 अर्जी आती है। और श्रीमान नेताजी, ये सेक्युलरिज्म की रेवड़ियां बांटने वाले सपा बसपा कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, आपके राज्य में क्या हाल है? आपका कोटा है 32,000 का, उत्तर प्रदेश का कोटा है 32,000 का, और अर्जी कितनी आती है? मुश्किल से 35,000 अर्जी आती है। अगर यहां के मुसलमान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो वो भी हज के लिए अर्जी करता, लेकिन आपने उसको बर्बाद करके रखा है, गरीब बना करके रखा है, उसको इंसान नहीं एक वोट का टुकड़ा समझ कर रखा है, उसको बर्बाद करके रखा हुआ। और आपके उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का नाम देख लीजिए जो दिल्ली में बैठे हैं। एक मंत्री कोयला खा गए, मालूम है ना? आपके उत्तर प्रदेश के एक सज्जन जो दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार में विराजते हैं, कोयला खाने पर उन पर आरोप लगा हुआ है। और दूसरे मंत्री दुनिया में जाकर के ढिंढोरा पीटते हैं और घर में
अपंग, अंध, अपाहिज उनके पैसों से भी मलाई खा लेते हैं भाइयों। गंभीर आरोप लगे हैं उन पर। एनजीओ के नाम पर अपंग को, विकलांग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें से भी भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं छोड़ते हैं। और एक तीसरे मंत्री ऐसे हैं, जब उन्होंने सुना कि एनजीओ का भ्रष्टाचार का, उन्होंने कहा 70 लाख का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। हमारे केंद्र का मंत्री 70 लाख का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, 70 करोड़ होता तो मैं मान लेता। भाइयों बहनों, नेताजी आप गुजरात की आलोचना कर रहे हो, अच्छा होता आप अपने उत्तर प्रदेश के काम का हिसाब देते। उत्तर प्रदेश को आप कहां से कहां ले गए, जरा जनता को उसका हिसाब देते। लेकिन गुजरात का भी वो झूठ फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछना चाहता हूं, आपको बिजली मिलती है? जरा जोर से बोलिए। बिजली मिलती है? गांव में बिजली आती है? किसान को बिजली मिलती है? घरों में बिजली मिलती है? क्या शहरों में भी पूरी बिजली मिलती है? नेताजी जरा गुजरात जाकर के देख के आइए। 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है नेताजी। और आपके यहां तो बिजली में भी रिजर्वेशन है। नेताजी के इलाके में तो बिजली मिलेगी, लेकिन जनता जनार्दन को बिजली न मिले, ये तो आपके कारनामे हैं। आप मेरे से विकास की बात कर रहे हो? नेताजी मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो आपके बेटे की सरकार को 1 साल नहीं हुआ है, आपको तुलना करनी है। 1 साल में आपने उत्तर प्रदेश में 150 दंगे करवाए हैं। गुजरात में 10 साल में एक दंगा नहीं हुआ है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है। आप हमसे तुलना कर रहे हो? नेताजी शर्म से माथा झुक जाता है। नेताजी आपकी राजनीति के कारण, आपके नेताओं की गुंडागर्दी के कारण पूरे हिंदुस्तान में जो गंभीर गुनाह हैं, उसमें 45% गुना अकेले नेताजी आपके नाक के नीचे होते हैं। और आप हमें सुना रहे हो। इतना ही नहीं, महिलाओं का, जिनका सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए, उन महिलाओं को 1 साल में अकेले उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं घटी है। नेताजी आप हमारे साथ विकास की किस भाषा में बात करते हो? इतना ही नहीं, आपके यहां गुनाहों में करीब 240% वृद्धि हुई है। क्या लोग आपको चुन करके इसलिए बिठाते हैं? और क्या किया आपने कानपुर में? वहां के विद्यार्थियों की आपके नेता जाकर के पिटाई करे, आपकी पुलिस विद्यार्थियों पर जुल्म करे, पूरे उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में संकट का छाया आ जाए। ये देश ये गुंडागिर्दी की राजनीति अब स्वीकार नहीं करेगा। आपने ये जो हालत पैदा की है, और आप हमारा हिसाब मांग रहे हो? नेताजी
आपके कारनामे कैसे हैं वो अब ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब समाजवादी पार्टी में भी दो खेमे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में भी दो खेमे हो गए हैं। एक खेमे का नाम है समाज विरोधी पार्टी और दूसरे खेमे का नाम है सुखवादी पार्टी। वो सुख और मौज में पड़ गए हैं। ये सुखवादी पार्टी है, ये समाज विरोधी पार्टी है। नेताजी, आपकी राजनीति भले चलती हो, लेकिन मेहरबानी करके राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेना बंद कीजिए। उनके आत्मा को कितनी पीड़ा होती होगी। आज गुजरात में विकास का एक पैमाना होता है प्रति व्यक्ति आय। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 26,000 रुपया है और गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपया है। 75,000। ये ऐसे नहीं आया। भाइयों बहनों, पूरा बड़ा इतना उत्तर प्रदेश गुजरात से 10 गुना बड़ा उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिर्फ 10,000 गांवों में बिजली जा रही है। गुजरात के 100% गांवों में बिजली जाती है। घरों में बिजली। नेताजी, आपके उत्तर प्रदेश में 40% परिवारों को भी अभी बिजली नहीं पहुंची है। गुजरात में 99% परिवारों में बिजली पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, वादे करने आप गुजरात के विकास की बात करते हो। मैं जरा पूछना चाहता हूं, नेताजी, आपने मेरे से गुजरात से शेर मांगे थे, शेर, बब्बर शेर। मैंने कहा ठीक है, दे दो भाई। इतना ही नहीं, आपने हमसे अमूल भी मांगा, अमूल। अगर आपको गुजरात का विकास नहीं देखता है तो अमूल को उत्तर प्रदेश में लाने की जरूरत क्या पड़ी। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में जो किसान या जो मालधारी पशुपालक दूध का उत्पादन करता था, उसको दूध का दाम सिर्फ 15 से 18 रुपया मिलता था। जब से अमूल ने दूध खरीदना शुरू किया उत्तर प्रदेश में, यहां के मेरे गरीब किसान को, पशुपालक को आज दूध का दाम 35 से 40 रुपया मिल रहा है। ये गुजरात का मॉडल है, ये गुजरात का मॉडल। उत्तर प्रदेश में आप दूध उत्पादक को 15-18 रुपये से ज्यादा दे नहीं पाते थे। हमने आकर के 35-40 रुपया देना शुरू कर दिया। किसान का भला कैसे होता है हमने दिखाया। और अभी पिछले हफ्ते ही अमूल के प्लांट लगाने का शिलान्यास आकर के हमारे लोगों ने किया है। पार्टी की विशेषता देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखिए कि मुझ जैसे पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गरीबी में पला, चाय बेच करके जिंदगी चलाने वाले एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, मैं दिल्ली में एक चौकीदार के रूप में बैठने वाला हूं। प्रधानमंत्री पद
उससे भी मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है एक चौकीदार का काम। और मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, दिल्ली की तिजोरी पर, देश की तिजोरी पर मैं किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कोई हाथी पे बैठ के आए, उसका भी पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कोई साइकिल पे सवार होकर के आए, उसका भी पंजा नहीं पड़ने दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, ये कविता मैं मानता हूं आज की स्थिति में सब सवालों के जवाब देती है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं कैसे चैन से सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हां, मैंने कसम उठाई है, हां मैंने कसम उठाई है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में, इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे न कोई, बस रात का कारोबार चले। वो नशा बांटते जाएं और देश यूं ही बीमार हो। ये नशा बांटते जाएं और देश यूं ही बीमार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जागेगा, हर भारतवासी जागेगा। माओ बहनों की असमत पर, माओ बहनों की असमत पर गीत नजर लगाए बैठे हैं। हर इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, अब घड़ी फैसले की आई। हमने है कसम अब खाई, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे न अटकेंगे, न भटकेंगे न अटकेंगे। कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की।